बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 11 का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे 11.2 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड यहाँ पे हमने डिस्कस करना है। इसमें हम ये देखते हैं कि जैसे हमारे पास डिफरेंट साउंड्स होती हैं। अगर हम कहते हैं कि साउंड वेव जो है वो ट्रैवल करती है वाटर वेव में या फिर वाटर में या एयर में या सॉलिड में, तो लेकिन उनकी जो है वो साउंड तो डिफरेंट होती है। हम तो साउंड जो है वो हर चीज़ की साउंड जो है वो डिफरेंट है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हर चीज़ की साउंड जो है वो डिफरेंट हो। तो हम ये इसकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि हम कैसे साउंड को जो है वो एक से दूसरी चीज़ में उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कि हम कैसे साउंड का फ़र्क जो है वो हम कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है लाउडनेस है। Loudness is the characteristics of sound by which loud and faint sound can be distinguished. Loudness जो है ये भी साउंड की characteristics है जिसमें हम loud and faint साउंड को distinguish करते हैं। मतलब loud and faint, faint मतलब जो होती है वो बहुत स्लो आवाज़ होती है। एक ऊंची आवाज़ में एक आहिस्ता आवाज़ में हम फ़र्क बताते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लाउडनेस बोलते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, अगर वैसे हम नॉर्मली बात कर रहे हैं अपने किसी दोस्त के साथ या किसी और के साथ, हम कोई बंदा हमारे पास खड़ा हुआ है, हम उससे बात कर रहे हैं, तो हम उससे लो आवाज़ में बात करेंगे, कम आवाज़ में बात करेंगे। लेकिन अगर ऐसा है कि हम जैसे कोई लेक्चर दे रहे हैं या फिर किसी जलसे से खिताब कर रहे हैं या असेंबली में कोई प्रेजेंटेशन हो रही है या कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, क्लास में दे रहे हैं, तो हमारी आवाज़ क्या होती है, लाउड होती है। ठीक है। तो when we talk to our friends, our voice is low, but when we address a public gathering, our voice is loud. Loudness of a sound depend upon a number of factors. Some of them are discussed below. अब इसमें loudness of sound जो है वो different factors पे depend करती है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ फैक्टर्स। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट फैक्टर है वो है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी कि लाउडनेस जो है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, वाइब्रेटिंग बॉडी के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। यानी कि वो बॉडी जिससे आप साउंड को प्रोड्यूस करवा रहे हैं उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। किस तरह से डिपेंड करती है, वाइब्रेटिंग बॉडी के लाउडनेस का एम्पलीट्यूड के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है या इन्वर्स रिलेशन है, वो हम यहाँ पे डायग्राम से देखते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं, सबसे पहले तो हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। तो एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ी है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम डिस्टेंस जो है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, यानी कि मीन पोजीशन से, यहाँ पे अगर आप वेव की फॉर्म में देखते हैं तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं, या मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हमारे पास जो लाउड साउंड है इसकी जो वेव है वो इस तरह से है, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और यहाँ पे इस तरह की वेव जो है, यानी कि इस एक्सट्रीम पोजीशन का इस मीन पोजीशन से डिस्टेंस जो है वो क्या है, ज़्यादा है। अब दूसरी जो है वो फेंट साउंड है हमारे पास। तो इसमें आप देखते हैं ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस तो बहुत कम है इसका, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड तो बहुत कम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो साउंड भी क्या होगी, लाउड होगी। अगर वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड कम है तो साउंड भी क्या होगी, कम होगी, फेंट होगी। मतलब ये कि वाइब्रेटिंग बॉडी का लाउडनेस और एम्पलीट्यूड जो है इनका रिलेशन जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो लाउडनेस भी ज़्यादा होगी, अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो लाउडनेस भी कम होगी। यानी कि एम्पलीट्यूड और लाउडनेस दोनों का कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। आप इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस। ठीक है, लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। द लाउडनेस ऑफ द साउंड वेरीज डायरेक्टली विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, बल्कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि लाउडनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है या डायरेक्टली वेरी करती है एम्पलीट्यूड के साथ। डायरेक्टली वेरी का मतलब क्या है कि अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा तो वाइब्रेटिंग लाउडनेस भी ज़्यादा होगी, एम्पलीट्यूड कम होगा तो लाउडनेस भी कम होगी। The sound produced by a star will be loud if we pluck its wire more violently. Similarly, when we beat a drum forcefully, the amplitude of its membrane increases and we hear a loud sound। जैसे कि गिटार है, स्टार है, इसमें अगर हम देखते हैं तो इनकी आवाज़ जो होती है वो लो होती है, और अगर हम ड्रम की बात करते हैं तो उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वहाँ से लाउड साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। इस तरह से नेक्स्ट हमारा जो इसका फैक्टर है वो है एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी।
अब एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी में ये देखना है कि लाउडनेस जो है वो एरिया के साथ किस तरह से वेरी करती है, डायरेक्ट वेरी करती है या फिर इन्वर्स जो है वो इन्वर्सली वेरी करती है। तो अगर एक इसमें मैं एग्जांपल दूं, अगर एक हमारे पास छोटी ढोल की है और एक अगर हमारे पास बड़ा ढोल है, दोनों को हम एक ही फोर्स के साथ एक जैसे ही वाइब्रेशंस पैदा कर रहे हैं, तो जो हमारे पास छोटी ढोल की है उसका एरिया क्योंकि कम है तो उसकी आवाज़ भी क्या होगी, कम होगी। और जो बड़ा ढोल है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उसकी आवाज़ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि लाउडनेस का एरिया के साथ जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एरिया ज़्यादा तो लाउडनेस भी ज़्यादा, एरिया कम तो लाउडनेस भी कम। अब द लाउडनेस ऑफ साउंड आल्सो डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो किस तरह से डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली वेरी करती है और एरिया के साथ, ठीक है। एरिया ज़्यादा होगा तो लाउडनेस भी ज़्यादा, एरिया कम होगा तो लाउडनेस भी कम। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, साउंड प्रोड्यूस अ लार्ज ड्रम इज़ लाउडर देन दैट बाय स्मॉल वन बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज वाइब्रेटिंग एरिया। वही चीज़ कि अगर हमारे पास एक ड्रम है जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है उसकी आवाज़ भी ज़्यादा होगी, और अगर एक ड्रम छोटा है जिसका सरफेस एरिया कम है तो उसकी आवाज़ भी क्या होगी, कम होगी। इफ़ वी स्ट्राइक अ ट्यूनिंग फोर्क ऑन अ रबर पैड अ फीबल साउंड विल बी हेयर्ड। अगर हम ट्यूनिंग फोर्क को रबर पैड पे मारते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो उसकी आवाज़ क्या होगी, कम होगी, फीबल होगी। बट इफ़ वी वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क इज़ प्लेस्ड वर्टिकली ऑन द सरफेस ऑफ अ बेंच वी विल हेयर अ लाउडर साउंड। अगर उसी ट्यूनिंग फोर्क को हम किसी बेंच पे स्ट्राइक करते हैं तो उसकी आवाज़ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस तरह से हम कह सकते हैं, हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया है, वी कैन कंक्लूड दैट द लाउडनेस इंक्रीजेज विद द एरिया ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी एंड वॉइस वर्सा। इसका मतलब ये है कि अगर लाउडनेस ज़्यादा, अगर एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी बॉडी की लाउडनेस भी ज़्यादा हो जाएगी। अब इसी तरह से इसका जो नेक्स्ट फैक्टर है वो डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी है। डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी के साथ हम देखते हैं लाउडनेस का कौन सा रिलेशन है, किस तरह से। तो अगर हम देखते हैं कि आप रोड पे खड़े हुए हैं और एक गाड़ी जो है वो मूव करते हुए, दूर से मूव करते हुए आपके पास आ रही है। जब वो आपके पास आती है, जैसे जैसे आपका और उस गाड़ी का, उस बस का, चले हम कह लेते हैं कि डिस्टेंस आपका और उस बस का डिस्टेंस कम होता जा रहा है, वैसे वैसे उसकी आवाज़ भी क्या होती जा रही है, ज़्यादा होती जा रही है। और अगर आप ये कह लें कि एक बस जो है वो आपके पास से गुजरी है, आपसे दूर जा रही है, जैसे जैसे जितना वो आपसे दूर जाती जाएगी वैसे वैसे उसकी आवाज़ भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है तो आवाज़ क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो आवाज़ क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। यानी कि अगर कोई चीज़ आपके ज़्यादा नज़दीक होगी तो उसकी आवाज़ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और कोई चीज़ आपके ज़्यादा, जैसे एक बंदा आपको आवाज़ दे रहा है, नज़दीक से आपको बुला रहा है तो आपको आवाज़ आ जाएगी। लेकिन अगर उतनी ही आवाज़ के साथ वो दूर खड़ा हुआ है, दूर से आपको आवाज़ दे रहा है, लेकिन वो उतनी ही आवाज़ के साथ आपको आवाज़ दे, लाउडनेस के साथ, तो उसकी आवाज़ आप तक नहीं आएगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि लाउडनेस जो है वो डिस्टेंस के साथ किस तरह से वेरी करती है, इन्वर्सली वेरी करती है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो लाउडनेस कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम होगा तो लाउडनेस ज़्यादा हो जाएगी। लाउडनेस ऑफ साउंड आल्सो डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द लिसनर। लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे। इट इज़ कॉज बाय द डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्टेंस। इसकी वजह से क्या होता है, यानी कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से लाउडनेस भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब लाउडनेस आल्सो डिपेंड अपॉन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द ईयर्स ऑफ द लिसनर। अब लाउडनेस जो है वो सुनने वाले के कानों पे भी डिपेंड करता है। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऊंचा सुनाई देता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको नॉर्मल सुनाई देता है। तो वो उनके कानों पे भी डिपेंड करता है कि उनको किस तरह का जो है वो सुनाई दे रहा है, उनके कानों के फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड करती है। हाउएवर देयर इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ द ईयर ऑफ द लिसनर एंड इट इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। अब ये इंटेंसिटी ऑफ द साउंड की डेफिनेशन है, लेकिन ये मैं आपको आगे इसको एक्सप्लेन करती हूँ इंटेंसिटी ऑफ साउंड की डेफिनेशन को, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो पिच है। अब पिच में पिच क्या है, पिच में पिच भी करेक्टरिस्टिक्स है। इसमें हम क्या करते हैं, श्रिल एंड ग्रेव साउंड को फ़र्क बताते हैं। अब श्रिल आप देखते होंगे कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो भारी होती हैं, मोस्टली जो मेल होते हैं उनकी आवाज़ भारी होती हैं, और कुछ आवाज़ें उनकी आवाज़ें जो होती हैं वो ग्रेव होती हैं। और जो फीमेल हैं या जो चिल्ड्रन होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी आवाज़ें श्रिल होती हैं। तो इस तरह से
कुछ आवाज़ें बारीक होती हैं और कुछ आवाज़ें क्या होती हैं, मोटी होती हैं। तो अगर हम बारीक और मोटी आवाज़ में, भारी आवाज़ में फ़र्क बता सकें, उस करैक्टरिस्टिक को हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। तो ये किस तरह से है, या पिच जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, यहाँ पे देख भी सकते हैं हम कि पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या है कि अब ये देखना है हमने कि पिच जो है फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली वेरी करती है या इन्वर्सली वेरी करती है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें ये है कि यहाँ पे ये जो है ये दिखाई गई है, एक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, लो है। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, लो है, यानी कि इसका ये वाला जो है वो डिस्टेंस क्या है, क्रस्ट और ट्रफ का जो है वो ये वाला क्रस्ट से ट्रफ तक का और ट्रफ से क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, लो है। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी तो उसकी पिच भी क्या होगी, लो होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें क्रस्ट और ट्रफ का जो डिस्टेंस है वो क्या है, कम है इसकी निस्बत। तो इसका मतलब ये है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा, यानी कि इसमें पर सेकंड के लिहाज से ज़्यादा वेव्स पास कर रही हैं और इसमें पर सेकंड के लिहाज से कम वेव्स पास कर रही हैं। तो जब पर सेकंड के लिहाज से ज़्यादा वेव्स पास करेंगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो उसकी पिच भी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और पिच दोनों का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। लो फ्रीक्वेंसी मीन्स लो पिच, हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स हाई पिच। अ हायर पिच मीन्स अ हायर फ्रीक्वेंसी एंड वॉइस वर्सा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ लेडीज एंड चिल्ड्रन इज़ हायर देन दैट ऑफ मैन। अब जो लेडीज़ होती हैं या चिल्ड्रन होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी पिच भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी आवाज़ क्या होती है, श्रिल होती है। देयर फॉर द वॉइस ऑफ लेडीज़ एंड चिल्ड्रन इज श्रिल एंड ऑफ हाई पिच। इसका मतलब यह है कि लेडीज़ और चिल्ड्रन की आवाज़ क्या है, श्रिल है और उसकी पिच क्या है, हाई है। द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच इज़ इलस्ट्रेटेड, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास एक क्वालिटी है। अब क्वालिटी में हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी दो दोस्तें हैं, दोनों ही एक दूसरे से बात कर रही हैं, रूम में बैठी हुई हैं, आप रूम से बाहर हैं, तो आप ये देख लेंगी कि आपकी कौन सी दोस्त जो है वो बात करे। बेशक आपने उनके फेसेस नहीं देखे, लेकिन अभी आप बाहर ही हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाली आवाज़ किसकी है। यानी कि दोनों एक ही लाउडनेस के साथ बात कर रही होंगी, यानी कि लाउडनेस भी सेम है उनकी, दोनों है भी लड़कियां यानी फीमेल हैं, दोनों की पिच भी सेम होगी, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, लाउडनेस भी सेम है, फिर भी हम उसकी आवाज़ों में क्या करते हैं, फ़र्क बताते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, तो द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच इज़ कॉल्ड क्वालिटी। तो उस साउंड को जिसमें हम सेम लाउडनेस और सेम पिच, सेम लाउडनेस, सेम पिच, सेम फ्रीक्वेंसी में जो है हम उसमें फ़र्क बता सकें, वो हमारे पास क्या है, क्वालिटी है। अब वही चीज़ के वाइल जैसे मैं भी आपको गिटार और एक ढोल है, दोनों की आवाज़ में आप फ़र्क बता सकते हैं। ठीक है, या और दोनों की सेम अगर आवाज़ हो तो उसमें भी फ़र्क बता सकते हैं। वाइल स्टैंडिंग आउटसाइड अ रूम वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द नोटिस ऑफ अ पियानो एंड अ फ्लूट बीइंग प्लेड इनसाइड द रूम। दिस इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ दीज नोट्स। अब ये क्या है, किसकी वजह से है, डिफरेंट उसकी वजह से है, क्वालिटी की वजह से है, क्योंकि हर साउंड की जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। The waveform of the sound produced by a tuning fork, flute, and clarinet, the loudness and the pitch of these three sounds are the same, but their waveforms are different. अब अगर आप इन तीनों की यहाँ पे इन तीनों की अगर हम देखें, वेव फॉर्म देखें, तो तीनों की वेव फॉर्म भी क्या है, डिफरेंट है। ये आपको नज़र आ रही है, ट्यूनिंग फोर्क की वेव फॉन्ट है, वेव है, और ये फ्लूट की है, ये कैरनेट की है, इसमें अब वेव्स आपको डिफरेंट नज़र आ रही हैं। ठीक है, इस तरह से अब नेक्स्ट जो है वो सो देयर क्वालिटी इज़ डिफरेंट एंड दे कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर। तो इनकी क्वालिटी क्या है, डिफरेंट है, और हम इनको ईजिली जो है वो डिफरेंस इनका बता सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी का मैंने जैसे आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट उसमें एक्सप्लेन करती हूँ कि इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी हम बोलते हैं शिद्दत को, किसी चीज़ की शिद्दत। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर हम इस तरह से लें कि हम एक एरिया जो है वो कंसीडर कर लेते हैं, वो एरिया जो हो वो किस तरह से हो, परपेंडिकुलर हो किसके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के, यानी कि जिस डायरेक्शन में साउंड वेव जो हैं वो मूव कर रही हैं उसके परपेंडिकुलर हम एक एरिया कंसीडर कर लें, और फिर उसमें से पर सेकंड के लिहाज से जो एनर्जी या जो साउंड वेव्स पास करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हम एक एरिया कंसीडर करेंगे,
परपेंडिकुलर होगा जो कि डायरेक्शन ऑफ साउंड के, और फिर हम ये देखेंगे कि उस एरिया में से पर सेकंड के लिहाज से कितनी वेव्स पास करती हैं, वो हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड है। द साउंड वेव्स ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम द साउंडिंग बॉडी टू द लिसनर। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स एंड इज डिफाइंड एज साउंड इंटेंसिटी। ये MCQs आता है कि किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड, किसके एम्पलीट्यूड पे, साउंड वेव के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। अब इसकी डेफिनेशन है, साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड। और इंटेंसिटी जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम मेजर कर सकते हैं, और इंटेंसिटी के यूनिट होते हैं वो वॉट पर स्क्वायर हैं, वॉट पर स्क्वायर मीटर हैं, जो कि यहाँ पे गिवन है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, वॉट पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे कुछ चीज़ों की इंटेंसिटीज भी गिवन होगी, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, आपने करनी होगी। नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है वो साउंड इंटेंसिटी लेवल है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों के लिए आता है, ये लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है, इसलिए आपको इनकी डेफिनेशंस और एक्सप्लेनेशन जो है वो आनी चाहिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।